वी वांट ट्रूली डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर पाकिस्तान. सेकुलर का ये मतलब नहीं है कि मज़हब के ख़िलाफ़. नो, इट सिंपली मीन्स दैट वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. एज अ मैटर ऑफ द स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट. और मुझे बड़ी खुशी हुई इस साल कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक लीड ली है इस चीज़ में, जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फॉलो किया है कि जी इस दफ़ा जब क्रिसमस के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी का साथ दिया है और उनको चर्चेस, चीफ साहब भी गए हैं चर्च. इट्स वेरी गुड, वंडरफुल. ये है आप इमेज जो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं. और ये जो मजहबी एक्सट्रीमिज़म है, इसको रोकें. ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है और आपके इमेज के लिए भी अच्छी नहीं है. सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तान को मजहब और सियासत को एक साथ नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क बनना चाहिए। ये कहना है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी नजम सेठी साहब का। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में ये बात कही कि पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब इसी पॉलिसी पर चल रहे हैं। और उसी के चलते हमने देखा है कि अभी हाल ही में क्रिसमस में आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में एक चर्च में जाके शिरकत की। तो क्या हम पाकिस्तान को बदलता हुआ देख रहे हैं? मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, उसकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ इसी सोच पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान की कोई टैक्टिकल मजबूरी है या फिर वो एक लॉन्ग टर्म मुल्क की एक नई स्ट्रेटजी हम बनते हुए देख रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से एम्बेसडर इमरान अली साहब ने। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है इमरान साहब। स्वागत, शुक्रिया। थैंक यू. हमारे दूसरे मेहमान हैं वसीम अल्ताफ, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। एम्बेसडर साहब, आपसे शुरू करता हूँ प्रोग्राम और सीधा सा सवाल है। आज से 2-4 रोज़ पहले भी हम एक प्रोग्राम में थे और वहाँ भी मैंने भी कुछ ऐसी ही बात की। मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी यही रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली तो आ रही है। आप कैसे देखते हैं नजम सेठी साहब के इस बयान को और मुल्क के अंदर जो बदलती सूरत-ए-हाल है उसे? जी, बिल्कुल अरविंद, थैंक यू। एक कम्प्लेक्शन डेवलप हो रही है, एग्ज़ैक्टली वो इस पे फिट आती है, लेकिन मेरा ख़्याल है 90% इस पे फिट आती है। वो ये है, स्टार्ट वो यहाँ से हुई है कि फ़ोर्स जो है वो सिर्फ़ स्टेट के पास होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है ये तालिबान एक्सपेरिमेंट या जो तालिबान से उम्मीदें थी, कुछ भी कह लें, मैं वो गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। उस सपोर्ट के बावजूद जो पाकिस्तान के साथ एक रवैया है हुकूमत का और टीटीपी का, और उसके अलावा ये कि ये जो प्रोटेस्ट फेस किए हैं गवर्नमेंट ने, स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो फेस किए हैं, उसमें आर्म्स का दूसरी साइड पे होना। इसके बाद एक चीज़ पे कंसेंसस है कि यूज़ ऑफ फोर्स नॉन स्टेट एक्टर्स यूज़ नहीं करेंगे और वो टॉलरेट भी मेरा ख्याल है नहीं किया जाएगा। और आई थिंक ये एक अब एक लॉन्ग टर्म सोच है, जब तक कि ऑफ कोर्स कोई और लीडरशिप में कोई, कहते हैं ना, अगेंस्ट द मून जाने वाला दोबारा ना आ गया। आई थिंक जो मेरी मिडिल लेवल अफसरों से भी बात हुई है, हायर लेवल पे भी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि यार इनफ ऑफ दिस। स्टार्ट वो इस तरह करते हैं सिंपलिस्टिक करके, गुड तालिबान, बैड तालिबान, देर आर नो नो सच थिंग। और दूसरा वो ये कहते हैं कि अब यूज़ ऑफ फोर्स नहीं हमने होने देनी, हमने बहुत लोगों का लॉस बर्दाश्त किया है। सो आई टोटली एग्री विद यू। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस का जो हक है, वो किसी फ़र्द या किसी गिरोह के पास नहीं होगा, वो रियासत के पास चला गया है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपने बहुत अच्छा पुट किया। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। वसीम अल्ताफ़ साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं कि हमें एक तरह से नज़र आ रहा है कि रियासत अब लोगों को आज़ादी दे रही है।
और लोग अब अपनी मर्जी से न्यू ईयर सेलिब्रेशंस मना सकते हैं। लोग अब सड़कों पे आके जश्न मना मना सकते हैं। जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो क्रिसमस मना सकती हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो क्रिसमस में जो तकरीबात होती हैं उनमें शामिल हो रही है। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और उनसे जो वायलेंस का जो एक हक है वो वापस ले लिया गया है। तो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि जो आपके बिलीफ्स हैं उनको स्टेट के मामलात में किसी तरह भी अ, दखल देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो आपका एक प्राइवेट मामला है, आप अपने पास रखें वो। लेकिन रियासती मामलात में मज़हबी अकीदों का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस सब के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक एक व्यू जो है ये थोड़ा-सा ये एक पार्शियल है। इसमें कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कव्वाल पे एक कव्वाली गाने पे लाहौर में एफआईआर काट लेते हैं। गुजरांवाला में 4-5 लोग अगर एक शादी की तकरीब में कुछ नारे लगाते हैं तो आप उनको पकड़ लेते हैं। आप इख्तिलाफ राय का हक लोगों से छीन लेते हैं। आप शख्सी आज़ादियाँ नहीं देते। आप अ, एक ऑपोज़िशन पार्टी को आप जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो एक्सरसाइज़ करने की इजाज़त नहीं देते। तो मेरा ख़्याल है कि वो जो पहले वाली बात है ना, वो इनकम्प्लीट रहेगी। वो कंप्लीट तब होगी, हम तब कहेंगे कि एक एनलाइटनमेंट आ रही है, प्रोग्रेसिविज़्म आ रहा है, सोसाइटी ओपन अप हो रही है, रियासत अब वाक़ई लोगों को इजाज़त दे रही है कि वो अपनी तरजीहात के मुताबिक कानून के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो वो इनकम्प्लीट रहता है वो वाला जो एक आपने पहले सिनेरियो एक प्रेज़ेंट किया। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ें नज़र भी आएँ और ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिवली हम देख सकें ये चीज़ें सोसाइटी में और स्टेट लेवल पे होते हुए। जी अरविंद। वसीम साहब, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहेंगे कि जिन जिन अपोज़िशन जमातों का आप हवाला दे रहे हैं, वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, इसलिए उन पर पाबंदी लगाई जाती है। तो उनकी इस आर्गुमेंट का आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बात ये है कि जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है एहतजाज करने का, यानी हुँ, आप हुँ। आप बिल्कुल इजाज़त ना दें कि कोई वायलेंस इख्तियार करे, सड़क पे आके कोई तोड़-फोड़ करे। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर कुछ ख़वातीन जो हैं वो अगर कहीं पे लेट्स से अब इमरान खान की फैमिली की बात कर लेता हूँ मैं बिल्कुल इमरान खान का हामी नहीं हूँ, शदीद मुखालिफ हूँ और हमेशा मैं उसके खिलाफ लिखता रहा। लेकिन बहरहाल देखें अगर कुछ लोग उनका राइट है कि उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए और वो अभी पिछले यानी कई महीनों से वो इजाज़त भी नहीं दी जा रही। तो मेरा ख़्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। अब वो वहाँ जेल के अंदर जाके उन्होंने क्या वायलेंस करना है वहाँ पे, क्या उन्होंने करना है? जेल के सामने वो आके बैठी हुई हैं, ख़वातीन हैं, वो क्या वायलेंस कर रही हैं वो? तो ये चीज़ें तो मेरा ख़्याल है इस अलाउ करनी चाहिए रियासत को इस तरह से। केसेस जो हैं वो नहीं लग रहे, केसेस पेंडिंग रखे हुए हैं, फ़ैसले नहीं हो रहे और मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करने पे अब वो एक ख़ातून है हमारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ईमान मज़ारी, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं, बिल्कुल फ्रिवलस केसेस हैं। और इस किस्म की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। अब ये कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो वायलेंस कर रहे हैं या जो सड़कों पे आके सही। तोड़-फोड़ कर रहे हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिली से हैं ये। तो यार इनको आप कम से कम जो इनके बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो तो आप दें ना यार। ट्रू। तो बाकी जो वायलेंस करते थे लोग, जैसे वो टीएलपी वाले थे, उनको इन्होंने खड़का दिया बिल्कुल, वो अब आपको नज़र नहीं आएँगे सड़कों के ऊपर। तो ठीक है, आप बिल्कुल एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ जो वायलेंस करते हैं, लेकिन आम शहरियों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तो एक्सरसाइज़ करने दें। जी।
जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एम्बेसडर साहब, आप क्या कहेंगे वसीम अल्ताफ़ साहब की इन बातों का जो उन्होंने हवाला दिया है कि भई जो कोई शख़्स अगर हथियार उठा के और मुल्क में वायलेंस करता फिर रहा हो, उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है। लेकिन एक ऐसे ही कोई ऐसे जो लोग हैं ऑपोज़िशन में कह लें, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, कव्वाल हैं, आम सिविलियंस हैं, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है अब तक? अगर वाक़ई में हुकूमत संजीदा है कोई तब्दीली लाने के लिए तो? जी, वसीम का बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन होता ये रहा है, मैं स्टेट की तरफ से आपको जो वो कहते हैं वो बताता हूँ। वो जी। कहते हैं कि जी जब हम मुलाकात की इजाज़त देते थे, तो जो अगली ट्वीट आती थी वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट की आती थी। इस्लामाबाद पे इस तरह चढ़ दौड़ते हैं जैसे ये कोई कोई मैदान जंग हो, किसी किसी और मुल्क का या कोई ऐसा। और कोई जब भी कोशिश की है लिमिट करने की प्रोटेस्ट को किसी जगह पे, हमेशा उसको वायलेट किया गया है। फिर छोटी छोटी महाफिल से नारे शुरू होते हैं और उसके बाद वो वायलेंस इख्तियार कर लेते हैं। बाहर एक लंबी तादाद बैठी हुई है यूट्यूबर्स की, जो आधे से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और उनको भी। और देखिए, कोई मैं मानता हूँ कि एक आइडियल वर्ल्ड में ये इसकी इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन एक साहब हैं वो बाहर बैठ के यूनिफॉर्म में, फील्ड मार्शल साहब की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कह लें, उनकी तस्वीर लगाते हैं और काउंटडाउन करते हैं उनकी तस्वीर नाम लेके, रोज़ दिन में 2 दफ़ा। बाकी जो हैं वो एक उनमें से पहलगाम के दौरान कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है कि इस इंसान ने पहलगाम करवाया, खुदा बेहतर जानता है पहलगाम कैसे हुआ, लेकिन किसी टेररिस्ट ने करवाया। लेकिन यू कांट पिन इट ऑन टू अ सर्विंग पाकिस्तान आर्मी चीफ और इवन अ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रोटेस्ट की भी एक लिमिट होती है। ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये सिर्फ डिसरप्शनिस्ट नहीं है, ये ऑल इनकम्पसिंग है। इस प्रोटेस्ट के पीछे फीलिंग प्रोटेस्ट नहीं है, इस प्रोटेस्ट के पीछे एक जो डिज़ायर है, और वो उसकी लीडरशिप की और नीचे तक की डिज़ायर है, वो ये है कि वी विल ओब्लिटरेट अदर्स। एक चीज़ है जी पीसफुल प्रोटेस्ट, और एक चीज़ है डिसरप्टिंग द स्टेट। तो मेरा ख्याल है परसेप्शन मुल्क की है या जो हुक्मरान है उनकी ये है कि ये दिस विल ओब्लिटरेट ऑल अदर्स। ये फीलिंग है। हो सकता है गलत हो और एक्सेसिव ज़रूर है ये यूज़ ऑफ फोर्स जो है, लेकिन इसका एक जो पॉजिटिव शाखसाना है वो ये है कि आप इसकी वजह से जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स और आपकी जिनको आप कोट अनकोट एक्सट्रीमिस्ट लोग कहते हैं, दे हैव बोर्न द ब्रंट। और जो ये टीएलपी का लाहौर वाला था, ये मेरा ख्याल है स्टेट की हिस्ट्री में इट वाज सो स्ट्रॉन्ग, और अभी भी जो उसकी रिपरकशंस हैं लीडरशिप की बाकी की, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इवन मैनी पीपल इन द स्टेट वर सरप्राइज्ड। तो इस वजह से लगता ये है कि ये कोई छोटा स्टेप नहीं था। मैं मानता हूँ कि शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये जो ऑपोजिशन है इस वक्त, इसको भी ये कहना चाहिए कि वी आर नॉट हेयर टू ऑब्लिटरेट यू। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पॉपुलर जमात है, प्रोबेबली पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर जमात है, लेकिन देर इज़ अ कल्टिस्ट एलिमेंट टू इट। कल्टिस्ट एलिमेंट उनका ये कहता है नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर। अब वो कहते हैं आसिम मुनीर जनरल को, तो वो पता नहीं कौन कौन सी गालियां देते हैं। तो ये जो इनकी एक 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 पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क में एक ये है कि हमने बाकी सबको साथ नहीं लेके चलना, हमने बाकी सबको ऑब्लिटरेट करना है। ये जो ऑब्लिटरेटिस्ट टेंडेंसी है ना, ये मेरा ख्याल है प्रॉब्लमेटिक। जी, एक और सवाल ले लें आप ही। क्या वजह है कि पाकिस्तान के रियासत को ये फ़ैसला करना पड़ा? आखिर वो तो अपने हिसाब से उनकी जो पॉलिसी है पिछले 78 साल से, वो उसको एक बड़ा बेहद एक कामयाब पॉलिसी समझते आए हैं, जिसमें अमेरिका के खिलाफ भी नफ़रत की गुंजाइश है, हिंदुस्तान के खिलाफ भी है
और मुल्क में ये जो मज़हबी तबका है, इनकी हिमायत भी बड़ी ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस पॉलिसी चेंज के पीछे सबसे बड़ी जो वजूहात है, आप क्या समझते हैं? देखिए अरविंद, जो 50s थे और 60s थे और इवन 70s थे, उसमें पाकिस्तान में जो ये आपने तीसरी वाली एलिमेंट की ना, कि कहा ना कि अमेरिका और भारत के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ हर वक्त नफ़रत की पॉलिसी, बिल्कुल एलिमेंट्स आए हैं बीच में, लेकिन एक कंसिस्टेंट पॉलिसी ट्रेंड नहीं था 1980s तक। ये लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद को कहते हैं, एक रिट्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट थी। लेकिन उसको रिट्रोग्रेसिव कब कहना शुरू किया हमने? 1980s और 1990s में आके। ट्रू। उससे पहले पार्लियामेंट में डिबेट हुई और चीज़ें हुई। तो पाकिस्तान में मॉडरेशन का आपने खुद, मेरा ख्याल है आपने एक प्रोग्राम में बताया था, और कि 70s में और 60s में इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स वर डेकोरेटेड, बातचीत होती थी, लोग जाते आते थे। ये जो 1980s में के बाद से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, और इसके अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स आए। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इनको रेन में पीछे किया, 2 दफ़ा जान की खानी पड़ी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक नेगेटिविटी जो एक मुल्क में शुरू हो जाती है, हमारे हुक्मरान शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको ख़त्म करने का वक्त आता है तो दे फेस द म्यूज़िक। तो ये अप एंड डाउन होता रहा है। तो अब मेरा ख्याल है, जो आपका सवाल है वो ये है कि आई थिंक आपने देखा चाइना के साथ आप तालिबान पे बात कर रहे हैं। चाइना की जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आई है, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हैं, उसमें काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट प्लेसेस के बारे में भी कहा गया है कि हम चाइना और पाकिस्तान मिल के अपोज करते हैं। अफ़गानिस्तान का जिक्र है, और चाइना का एक बड़ा सेंट्रल रोल है पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि डिसरप्शन, ये जो ये आइडिया भी COS का है कि पाकिस्तान विल बी अ हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट का यहाँ ये मतलब है कि वी विल नॉट लेट एनीबडी डिसरप्ट द पीस, और आप ये कह लें कि डिसरप्शन की इजाज़त नहीं देंगे। जो होगा, और बड़ी टफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो कर रहे हैं, बहुत टफ हैं, एंड लॉट ऑफ लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट ऑन बोथ साइड्स ट्रू। बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरा ख्याल है अब ये इन्होंने ये सोचा है कि ये जो, मेरा ख्याल है तालिबान 2021 के बाद जो पाकिस्तान सर मार के बैठ गया है, सडनली पाकिस्तान को पता चला है कि एक एक्सट्रीमिस्ट होता है। एक एक्सट्रीमिस्ट से रीज़न ने शायद नहीं किया जा सकता। मैं उन लोगों में था अरविंद, जो हमेशा इमरान खान की तरह कहता था, लेट्स टॉक टू देम, इनसे बात करें। ये मैं बहुत बुरा समझता हूँ कि इंसानी ज़िया हो एक्सट्रीमिस्ट का भी, लेकिन मैं भी अब इन सफ़ेद बालों के साथ इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको स्टेट में वायलेंस का इख्तियार किसी को नहीं देना चाहिए। मैं तो भी आप ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर भले ही कोई फ़ौजी क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो, सब में एक कंसेंसस है इस बात को लेके कि एक्सट्रीमिस्ट हैं ये सारे के सारे तालिबान, इनमें गुड बैड कोई नहीं है और ये सारे के सारे एक्सट्रीमिज़्म ही फैलाते हैं और इनसे कोई बात नहीं हो सकती। जी हाँ, मेरा ये ख्याल है जी। ओके, जी। वसीम अल्ताफ़ साहब, एक दफ़ा हम ये मान भी लें कि रियासत इस नई पॉलिसी पर गामज़न है और ये इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, ये टैक्टिकल किस्म का मूव नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं उन्हें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा टू बी अ नॉर्मल डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री? देखिए, बात ये है कि पर्सनली मैं समझता हूँ कि आ, ये तभी मुमकिन है कि जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है वो बाइख्तियार हो, वो फैसले कर सकें, वो सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अवाम की उमंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको बाइख्तियार होना चाहिए, उनको फैसले करने चाहिए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग है वो फॉरेन ऑफिस करे। फॉरेन ऑफिस की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, जिनके पास
तजर्बा भी है और जो अहल है इस चीज़ के, वो फैसले करें। तो पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि हमारी रियासत में जो बंदा जिस काम के लिए ट्रेंड है वही काम वो करे, तो तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकेंगे, तभी हम एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक मुल्क बन सकेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हमारी जो इकॉनमी है उसको भी उन लोगों ने देखना है जो इकॉनमी या इकोनॉमिक्स में ट्रेंड नहीं है, जिनको ट्रेड का नहीं पता। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी अनइलेक्टेड लोगों ने करने हैं। हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी और इंतहा पसंद तंजीमों को भी उन्होंने बनाना है और फिर बिगाड़ना है और फिर बनाना है और बिगाड़ना है। तो मेरा ख्याल है फिर हम एक नॉर्मल कंट्री नहीं बन सकते। नॉर्मल कंट्री वो होता है जहाँ पे इलेक्टेड लोग अवाम की उमंगों के मुताबिक पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट में बैठ के फैसले करते हैं और जी। उसके बाद वो फैसले इम्प्लीमेंट होते हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी होती है। जी अरविंद। मैंने यही सवाल पाकिस्तान में अपने विज़िट के दौरान 1-2 लोगों से पूछा, जो कि जर्नलिस्ट हैं, तो उनका ये कहना था कि जब उन्होंने वो सवाल ये हुक्मरान तबके से पूछा, तो उनसे ये कहा गया कि जी अ, हमें पहले एक हार्ड स्टेट बनने की ज़रूरत है, हमें चीज़ों को उनके ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है। आप जैसे ही हम कोई कोशिश करते हैं मुआशरे को थोड़ा-सा खोलने की, तो वैसे ही ह्यूमन राइट्स वाले और ये सारे लोग चढ़ दौड़ते हैं। वो ये कहते हैं भाई पहले कम से कम जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रखा है उसको थोड़ा कूल डाउन करने की ज़रूरत है, आवाम को थोड़ा रिलीफ़ दे दें। उसके बाद में ये जो घुटन इस वक़्त है इससे लोगों को निकालें, 5-7 साल की कोई स्टेबिलिटी दें। क्योंकि सबसे पहला जो मसला है वो पाकिस्तान को ये जो इस वक़्त वहाँ पे इकॉनमी की जो सूरत-ए-हाल है, जो मुआशी बदहाली है, उससे बाहर निकालना है और वो तब तक बाहर नहीं आ सकती कि जब तक पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट होने का एग्ज़ाम्पल सेट ना करे। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, बात ये है कि हार्ड स्टेट बनाने से तो इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं होती ना। कि नहीं, हो आप रही है, वो तो उनकी दलील तो ये आप देखें, आप इंडिकेटर्स अगर उठाकर देखें इस वक़्त तो पाकिस्तान में जो वीकली इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में जाता था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, पीडीएम की जो हुकूमत आई उस दौरान भी कुछ वैसी सूरत-ए-हाल थी, लेकिन अब जो है इंडिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं जी। इंडिकेटर्स अभी भी देखें ना, बात ये हुँ। है कि हमें 1 अरब डॉलर का कर्जा मिलता है आईएमएफ से, तो फिर हमारा मुल्क चलता है। ठीक है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़ के जा रही हैं। अभी भी जो हमारी परचेजिंग मसलन पावर, कोई बताएँ कंपनी जो आप समझते प्रॉक्टर हैं एंड गैम्बल है मिसाल के तौर पे, हुँ, मशहूर कंपनी है, मैं ठीक आपको है। बता दूं, वो छोड़ के जा रही है यहाँ से। और काफी, मैं आपको उस पर काफी सारी कंपनीज हैं। तो बात ये है कि देखें, इस वक्त जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली है उनकी परचेजिंग पावर जो है ना वो आधी भी नहीं रह गई। हमारा तकरीबन समझ लें कि कोई इस वक्त 63-64% जो हमारी इनकम है वो हमारे इस पे खाने पीने पे और जो एनर्जी की हमारी नीड्स है उस पे खर्च हो रहा है मुल्क के मगर क्या अंदर। ये एक ग्लोबल क्राइसिस नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर ऐसी सूरत-ए-हाल है इस वक़्त। नहीं, व्हाई दुनिया सिंगल आउट पाकिस्तान? दैट इज़ आल्सो एन आर्गुमेंट कुछ लोग देंगे जी। नहीं, वो ठीक है आपकी बात कि हुँ। ओवरऑल दुनिया में प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो इशू है ना वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा इशू है। हम प्योरली, देखें मैं आपको बताता हूँ, चंद चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स हों, एक्सपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हों, इम्पोर्ट्स आपकी कम हों। हमारी तो अभी इस वक़्त देख लें कि एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं हमारी। हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो उससे कई, यानी दुगनी से भी बल्कि 3-4 गुना ज़्यादा हैं। हमें बहुत कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से और हमारा एक मेजर जो चंक है फॉरेन एक्सचेंज का वो तो इस पे खर्च हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो है, इंडिकेटर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए।
हमारे मुल्क में तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही बिल्कुल। एसआईएफसी इन्होंने बनाई थी, आप मुझे बताएं एसआईएफसी जी, कितना जी। पैसा लेके आई है अब तक? जी, दूसरी चीज, मैं सवाल ये अच्छा, लेकर चलता हूँ एम्बेसडर साहब की तरफ। तो बताएँ अच्छा, जी, एसआईएफसी को बड़े जो है जोश के साथ, वल्वले के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। आर्मी चीफ खुद उसकी और प्राइम मिनिस्टर उसको जो है लुक आफ्टर कर रहे थे। तो फिर व्हाट हैपेंड? वसीम अल्ताफ साहब कह रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आप इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एम्बेसडर साहब? ये वो सही कह रहे हैं। हुँ, हुँ। SIFC हैज़ ओवरऑल बिन अ फेलियर इन हमारा इंटरैक्शन बहुत हुआ है बाहर के ममालिक के साथ, हुँ, हुँ। और एक्सपेक्ट ये वो कर रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है इन वेरियस सेक्टर्स। लेकिन अगर अभी तक उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो सही नहीं है, इट्स नॉट गुड। और दूसरी बात ये है कि ये जो ये फरमा रहे हैं कि कंपनीज जा रही हैं, बिल्कुल कंपनीज जा रही हैं, कुछ कंपनीज आ भी रही हैं। इस किस्म का एनवायरनमेंट है, सो इट्स ऑल ऑल नॉट नेगेटिव। जिस तरह आपने फरमाया मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्टेबलाइज हुए हैं, लेकिन ये भी सही है कि उनके फ़वाइद इन्फ्लेशन के अलावा जनरल परसेप्शन ये है कि आम आवाम तक नहीं पहुँचे। और आपने ये भी सही फरमाया कि रूलर्स की परसेप्शन ये है कि हार्ड स्टेट मीनिंग जहाँ लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ऑल अक्रॉस हो, सिर्फ लॉज बनाए ना जाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो तो इट विल इम्प्रूव थिंग्स। ये इनकी परसेप्शन है। और ये है कि फॉर द नेक्स्ट 5 years दे फोरसी अ स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, जिसके बाद ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। तो दैट्स द परसेप्शन ऑफ द अदर साइड। ये हुकूमत आपको अपना टर्म पूरा करते हुए दिखाई दे रही है? जी, अभी तक मुझे लग रहा है कि ये अपनी टर्म पूरी करेगी। हो ये जिस जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है कि वो नहीं करेगी, वो ये है कि COS जो हैं वो अपनी 5 years उनके सिक्योर हो गए हैं, तो ही विल प्रोबेबली नॉट वांट टू फेस द ऑपोजिशन। लेकिन आई थिंक कि जो हार्मनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी, और जो प्राइम मिनिस्टर की इनके साथ है, और फॉरेन मिनिस्टर की और जो की कैबिनेट कोलीग्स हैं, वो बहुत अच्छी है। सो देर आर नो इरिटेंट्स राइट नाउ। ट्रू। जी, बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई देता है कि इरिटेंट्स नहीं हैं, इसलिए मैं भी इस हुकूमत को अपना जो वक़्त है पूरा करते हुए देखता हूँ 5 साल जी का। हाँ। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं इस वक़्त की, वो भी पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हैं। तो कैसे देखते हैं पाकिस्तान के रोल को आप, ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि जी गाज़ा के अंदर स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स के अंदर पाकिस्तान को एक अहम किरदार अदा करना पड़ सकता है अपनी फ़ौज भेज के, क्या पाकिस्तान फ़ौज भेजेगा? जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि यूएस चाहता ज़रूर है कि पाकिस्तान भेजे, लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी एक शीट रखी है कि दीज माइट बी द इरिटेंट्स, जो कि प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि हमास के साथ हम नहीं लड़ना चाहते। तो आई थिंक कि वो अब कोई फॉर्मूला देख रहे हैं जिसके तहत हम हमास से डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करें, लेकिन जो लिबरेटेड एरियाज़ हों उसकी पीस पीस मेकिंग में हम कोई किरदार अदा करें। तो आई थिंक कि अगर ये चीज़ें एड्रेस होगी तो पाकिस्तान भेज देगा, अदरवाइज़ रिलक्टेंस है पाकिस्तान में, अदरवाइज़ रिलक्टेंस है। वसीम अल्ताफ़ साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान का क्या रोल होगा, जो इस वक़्त की जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हमारे सामने हैं? हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक़्त में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़े और गाज़ा के अंदर भी जो सूरत-ए-हाल को नॉर्मलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज की दरकार है। तो हाउ डू यू व्यू दीज़ थिंग्स? देखिए, बात ये है कि ट्रेडिशनली हमारी काफ़ी डिपेंडेंस रही है अमेरिका के ऊपर सिंस द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। और अभी भी हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो वहाँ पे गई थी और वो कुछ कमिटमेंट्स उन्होंने की हैं वहाँ पे जाके। और अब जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि कोई एक ब्रिगेड फ़ौज जो है वो मांगी गई है, जो कि गाज़ा में जाएगी और उसके बाद वहाँ जाके वो डिसआर्म करेगी हमास को। अच्छा, अब
बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमास के हवाले से, इसराइल के हवाले से एक ख़ास परसेप्शन है, और हुकूमत जो है और जो हमारे इस वक्त फ़ैसला साज इदारे हैं, वो भी खुल के इस हवाले से बात नहीं कर रहे कि क्या हम वहाँ कमिट कर रहे हैं अपनी ट्रुप्स को या नहीं कर रहे। खुल के बात नहीं की उन्होंने। उसकी वजह ये है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो अभी तक हमवार नहीं है इस हवाले से। लोगों में काफ़ी एक तरह की रिजेंटमेंट है, और इसराइल के हवाले से भी हमारा एक ख़ास रवैया रहा है ओवर द ईयर्स। तो गवर्नमेंट अभी तक एक अजीबो-गरीब कैफ़ियत में है, और कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। हो सकता है ये ट्रुप्स भेज दें, लेकिन इस सूरत में इन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा मुल्क के अंदर से। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं और जिस तरफ इस वक्त दुनिया चल पड़ी है और जो हालात हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ तो बहरहाल करने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल डोमेस्टिक लेवल पे इसके कुछ असरात हो सकते हैं, और मेरा ख़्याल है जो अब हार्ड स्टेट बनाई जा रही है ना, उसमें शायद एक चीज़ ये भी है कि कोई मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भी ये लेने वाले हैं, और इस सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुल्क के अंदर से इनको कोई मेजर ऑपोजिशन का सामना हो। जी अरविंद, आप जी, सवाल का एक हिंदुस्तान के हवाले से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आप दोनों से ही इस वक़्त आप जानते हैं कि अ, डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को लेके हर रोज़ कोई ना कोई एक नया बयान दाग देते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देना। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान के लिए वक़्त आ गया है कि वो कोई फ़ैसला ले कि जी उसने अमेरिका को किस हद तक जाकर सपोर्ट करना है, या फिर उसे वापस अपने खित्ते के अंदर आना चाहिए और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर चीन के साथ-साथ पाकिस्तान भी और जो बाकी ममालिक हैं, उनसे भी ताल्लुकात फिर बेहतर करने होंगे। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी ये लाज़िम हो जाता है कि वो थोड़ा-सा टेम्परेचर को कूल डाउन करें। ये ना भूलें कि रूस जो कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर है इस रीजन में, उसके ऑलरेडी इंडिया के साथ में रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे नौइयत के रहे हैं पिछले 78 सालों से। हमारा 70% मिलिट्री इक्विपमेंट भी वहीं से ही आता है, तो हम कोई तसादम भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते चीन के साथ में। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी, तो ये तो सबको पता है कि रूस को क्या पोज़ीशन लेनी पड़ सकती है उसमें। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा-सा टेम्परेचर को कूल डाउन करके हिंदुस्तान के साथ भी अपने जो मामलात हैं, उन्हें थोड़ा-सा ठीक करे। कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके चलते पाकिस्तान की हुकूमत ये नहीं कर पा रही? इन दिनों अगर आप बयानात सुने डीजीआईएसपीआर से लेके, और वो जिन नामुनासिब अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि उससे कोई कोई हमें नई कोई ये कहें कि ओपनिंग मिल सकती है। तो एम्बेसडर साहब जी, आप क्या फ़रमाएँगे इसके बारे में? मेरा ख़्याल है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को टेम्परेचर कूल करना चाहिए, और उसकी एक और चीज़ों के अलावा एक वजह ये है कि नेबर्स आर ऑलवेज़ गोइंग टू बी नेबर्स। ये डोनाल्ड ट्रंप का अगर अगला टेन्योर आ भी जाता है, तो ये भी हो सकता है कि 15 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी कैबिनेट का रवैया पाकिस्तान से बदल जाए। पाकिस्तानियों को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप को। उनको टेम्परेचर कूल डाउन करना चाहिए, लेकिन स्मॉलर स्टेट है, तो वो थोड़ा-सा उसको एक एक्जिस्टेंशियल वो एक प्रॉब्लम है। अगर ज़रा सा भी स्टेप इंडिया की तरफ से भी लिया जाएगा, आई एम श्योर पाकिस्तान में इतने सेन लोग हैं कि वो टेम्परेचर कूल डाउन करें। एंड आई थिंक चाइना, और ये सजेस्ट किया गया, मेरा ख्याल है जो प्रवीण सोनी साहब हैं, वो इंडिया के बहुत बड़े बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त सिटीज़न हैं। उन्होंने कल और परसों 2 प्रोग्राम्स में बताया कि कैसे इंडिया यूएस के सामने अपना दोबारा पिछला रोल या उससे भी बेहतर ला सकता है। उन्होंने कहा है कि इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना, और इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का एक ट्राइलैटरल
ट्रूस होना चाहिए, जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वी शुड स्टेप बैक। आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि यूएस के साथ जो रिलेशनशिप है वो कांटों का ढेर है और कभी भी उसमें चेंज आ सकती है। तो मेरा ख्याल है चाइना से बात करके, और चाइना पाकिस्तान को और इंडिया को इंगेज करना चाहिए, इंडिया को चाइना और पाकिस्तान को इंगेज, चाइना को प्राइमरीली इंगेज करें। आई थिंक पाकिस्तान की इंगेजमेंट हो जाएगी। अब कॉन्फ्लिक्ट, लेट्स होप, मैं खुद कहता हूँ, मैंने आपके साथ कहा था कि 2026 मुझे थोड़ा सा ख़तरों से पुर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी दुआ ये है कि ये जो मई वाला कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमारे दोनों देशों के दरमियान ये आखिरी कॉन्फ्लिक्ट हो। बहुत हो गया, इट्स अनफ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम अल्ताफ़ साहब। अमेरिका की एक बहुत ही ट्रांज़ैक्शनल किस्म की एक रिलेशनशिप होती है किसी भी मुल्क के साथ। कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं। पाकिस्तान इस वक़्त अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, इन तमाम जियोपॉलिटिकल जो भी ब्लंडर्स कह लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किए हैं, एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि आपके फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से जो बयान आया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो बड़ा ही जुर्रतमंदाना है जी। बड़ी बहादुरी का मुज़ाहरा किया उन्होंने। व्हाट वुड यू से? जी, मेरा ख़्याल है कि हमें अब ज़रूरत है इस बात को समझने की कि अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस रहे हैं, वो प्योरली ट्रांज़ैक्शनल किस्म के थे। कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिलेशंस इस वक़्त हैं ही नहीं हमारे अमेरिका के साथ। और प्राइमरीली अमेरिका जो है, वो अपने जो भी उसके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं, उनकी रोशनी में वो तल्लुकात का तयन करता है कि किस मुल्क के साथ किस तरह के तल्लुकात रखने हैं, और वो 180 डिग्री का टर्न भी ले लेते हैं इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, वो उसमें बड़ा वज़न है कि हमें रीजनल लेवल के ऊपर अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ट्रायलैटरल लेवल पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ज़रूरत है कि तल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, इम्प्रूव किए जाएँ ये तल्लुकात, हर मुल्क प्रोएक्टिवली इसमें हिस्सा ले। क्योंकि देखें, बात ये है कि अब जो दौर है ना, उसमें रीजन्स डेवलप करते हैं और रीजन्स प्रोग्रेस करते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज़ नहीं करती हैं एज़ सच। ट्रू। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि हमें इस हवाले से सोचना चाहिए कि यार, पास्ट में ठीक है, जो होना था हो गया, ख़त्म होगी बात। अब हमें इस रीजन में जो भी मेजर जो पावर्स हैं, इंडिया है, चाइना है, तीनों को मिल-जुल के और प्रोएक्टिवली इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका का जो रवैया है, वो किसी वक़्त भी बदल सकता है, ये हमारे हवाले से बदल सकता है। जी, चाइना बिल्कुल दोस्त है, इंडिया हमारा नेबर है, दोस्त हो सकता है, हम तीनों में अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं और उस पे जी। फ़ोकस करना चाहिए। जी, जी, अरविंद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम अल्ताफ़ साहब आप। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर पाकिस्तान कोई मिड कोर्स करेक्शन करता है, तो ये उसके अपने मफ़ाद में है। पाकिस्तान के जितने भी एलाइज़ हैं, फिर वो चाहे चीन से लेके यूरोप हों, यूरोप से लेके अमेरिका तक, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को एक मज़हबी इंतहा पसंद मुल्क के तौर पर तो नहीं देखना चाहता। अगर आप कोई फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेकर आना चाहते हैं मुल्क में, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, महँगाई को कम करना चाहते हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही प्रीरेक्विज़िट है, वो है कि आप पाकिस्तान के अंदर अमन लेकर आएँ, यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दें और इसके तमाम जो भी इस खित्ते के अंदर हमसाये ममालिक हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, बाशमूल अफ़गानिस्तान के भी। तो आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करेंगे। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।